तो इस फिल्म की शुरुआत एक दूर दराज आइलैंड पर एक गर्ल्स ऑर्फनेज को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर आज पहली मर्तबा इनक्वान नामनी एक लड़की आई है। यहाँ पर आते ही उसका कुछ अच्छा वेलकम नहीं होता। ऑर्फनेज की सबसे शरारती और चालाक लड़की एम उसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि उसने देखा था कि इनक्वान एक लड़के के साथ आई थी जो उसकी केयर भी कर रहा था। हालांकि इनक्वान का उस बेचारे लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये लोग उसे तंग करते हैं, थोड़ा बहुत मारते भी हैं, और तभी यहाँ पर प्रिंसिपल सबको बुला लेते हैं और सभी लाइन वाइज खड़े हो जाते हैं। प्रिंसिपल इनक्वान को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हैं और इनक्वान के साथ सभी को यहाँ के रूल्स दोबारा याद करवाती हैं। यहाँ पर किसी नए आने वाले को तंग करना सख्ती से मना था, लेकिन उनके इस ऑर्फनेज की लड़कियां तो शायद इस रूल को मानती ही नहीं थीं, क्योंकि इनक्वान को अभी भी एम बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। रात को वो इनक्वान को बिस्तर भी ऐसा देती है जहाँ पर बहुत सारे कॉकरोचेस होते हैं, और फिर जब बेचारी इनक्वान वॉशरूम में जाती है तो वो वॉशरूम का सारा गंद ही इनक्वान के ऊपर डाल देते हैं। इनक्वान की हालत इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और यहाँ बस एक ही लड़की थी जिसके उसके ऊपर तरस आ रहा था। वो इन शरारती लड़कियों का साथ भी नहीं देना चाहती थी इनक्वान को तंग करने के लिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब उसे भी इनक्वान की तरह ही ये सब लोग मिलकर तंग करते थे, और आज वो इन सारी लड़कियों का साथ मजबूरी में दे रही थी। अगर वो ऐसा ना करती तो ये लड़कियां उसे और तंग करती और मारती। लेकिन अच्छा था कि सारी लड़कियों के चले जाने के बाद वो इनक्वान की थोड़ी बहुत मदद भी करती है और उसकी बैंडेज वगैरह भी करती है। जबकि सीन कट होकर अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इस आइलैंड का मौसम इनक्वान के आने के बाद से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, लेकिन किसी को भी इस चीज़ की फिक्र नहीं हुई। इनक्वान के साथ जो लड़का आया हुआ था उसे वापस जाना था, पर तूफान की वजह से उसकी बोट टूट जाती है और वो यहीं पर रुकने पर मजबूर हो जाता है। प्रिंसिपल चाहती तो नहीं थी कि वो लड़का यहाँ पर रुके, क्योंकि यहाँ बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन इस लड़के की भी मजबूरी देखते हुए वो इस लड़के को ऑर्फनेज से बहुत दूर लाइट हाउस में रुकने की इजाज़त देती हैं। दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं। इनक्वान पर ये लड़कियां भी जुल्म करती रहती हैं, और दूसरा प्रिंसिपल भी उनसे वो काम लेती है जो इनक्वान ने पहले कभी किए ही नहीं थे। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब्जियां भी लड़कियां ही उगाती हैं, साफ सफाई भी सारी लड़कियां करती हैं, जितने भी लड़कों वाले काम हैं वो सारे काम लड़कियां करती हैं। इनक्वान को क्योंकि ऐसी चीज़ों की आदत नहीं थी तो बार बार उससे चोट लग जाती थी। अब भी जब वो कुएं से पानी निकाल रही थी तो उसके हाथ पर एक बहुत बड़ा कट लग जाता है। दूर खड़ा वो लड़का इनक्वान को देख रहा था, उसे इनक्वान पर तरस आता है और इनक्वान की चोट पर पट्टी बांधने के लिए वो अपने ही कपड़े फाड़ देता है। अब इनक्वान जब वापस ऑर्फनेज के अंदर आती है तो एम की नजरों से अपना हाथ बचा नहीं पाती। एम को उसकी चोट की कोई हमदर्दी नहीं थी। एम को तो उल्टा जेलसी हो रही थी कि वो लड़का किस तरह से इनक्वान का ख्याल रखता था। इस टाइम तो वो इनक्वान को कुछ नहीं कहती, लेकिन उसी रात वो इनक्वान के हाथ से वो पट्टी उतारने की कोशिश करती है, और इसी सब के दौरान उसे अचानक से अपने पीछे एक भयानक औरत का साया महसूस होता है। उस साए से डरते हुए ये लड़की इनक्वान से दूर हो जाती है, और यहाँ से जब भागने की भी कोशिश करती है तो वो साया लगातार उसके पीछे पीछे था। इस टाइम एम के हाथ में जो लैंप था वो भी कई मर्तबा बुझने लगता है। वो इस लैंप को बार बार चलाती है और तेज़ी से अपने कमरे में पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन इसी कोशिश से पहले ही वो बूढ़ी लेडी का साया उसे सीढ़ियों से धक्का दे दे। अभी वो उठ भी नहीं पाई थी कि अचानक से उसे अपने पीछे से डरावनी आवाज़ सुनाई दी, जिसने उसे कहा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इनक्वान को तंग करना छोड़ दो। एम डर चुकी थी। डर के मारे वो पीछे तो देख नहीं पा रही थी, लेकिन जब वो अगली सुबह उठी तो उसे लगने लगा हो सकता है कि ये सारा किया धरा इनक्वान का ही हो। क्या पता वही उसे डरा रही हो और उसी ने ही उसे सीढ़ियों से गिराया हो। ये सोचते ही उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अब अपनी साथी लड़कियों को लेकर निकल जाती है इनक्वान से अपना बदला लेने के लिए। इस मर्तबा सिर्फ बदला उन्होंने मार पीट कर नहीं लिया था, इन्होंने इनक्वान की बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी की थी, और उस लड़की ने यहाँ तक कि इनक्वान के बाल भी काट दिए थे। उसे लगा था कि ये सब करने के बाद अब इनक्वान उसे तंग नहीं करेगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इनक्वान तो उससे पहले तंग करती ही नहीं थी। उसे जो तंग करता था आज रात दोबारा उसके अकेले शीशे के सामने बैठे होने पर उसे वो नजर आता है। ये साया था एक भयानक औरत का,
एम डर के मारे चिल्लाने लग जाती है और यहाँ पर सारी लड़कियां उठ जाती हैं। अब तो उसे यकीन आ गया था कि इनकॉन ने यहाँ कुछ नहीं किया था। अब यहाँ वो लड़की जो इनकॉन का साथ दिया करती थी, वो सब लोगों को वार्न करती है कि तुम लोग इनकॉन को तंग मत किया करो। यही बात तो वो एंटिटी भी कह रही थी। और ये दोनों ऐसा क्यों कह रही थी? जब ये लड़कियां उसके पीछे की वजह पूछती हैं तो ये लड़की यहाँ के एक पुराने रिचुअल की कहानी सुनाने लगती है जो एक एंटिटी मेसो के लिए किया जाता था। पुराने जमाने में माना जाता था कि थाईलैंड के एक गांव में एक ऐसी एंटिटी रहती है जो अपने आप को उस एरिया में पैदा होने वाले हर बच्चे की दूसरी माँ मानती है और हमेशा ही उसके साथ साथ रहती है उसकी हिफाजत करने के लिए। सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है पर यह सब अच्छा नहीं था। जब भी वो एंटिटी मेसू किसी बच्चे की हिफाजत किया करती थी तो वो उसे सिर्फ नुकसान से नहीं बचाती थी बल्कि उस बच्चे को तंग करने वाले या नुकसान पहुंचाने वाले हर आदमी या जानवर को मार दिया करती थी। और यही सबसे भयानक चीज़ थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को लगने लगा कि उनके बच्चों को नॉर्मल तरीके से ही बड़ा होना चाहिए और इस एंटिटी की हिफाजत की उनके बच्चों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उन सब ने एक ऐसा रिचुअल करना शुरू कर दिया जिससे मेसोयन उस एंटिटी को पता चल जाए कि ये बच्चा उसकी मिल्कियत नहीं है। बच्चे को उस एंटिटी से दूर रखने के लिए ये लोग जब एक रिचुअल करते थे तो उसमें एक डॉल बनाया करते थे और अपना रिचुअल खत्म होने के बाद उस डॉल का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया करते थे। फिर उस सर को हमेशा बच्चे के पास रख दिया जाता था जबकि डॉल को एक कपड़े में बांधकर उस जगह रख दिया जाता था जहाँ मेसू का ठिकाना था। अब जब तक वो बच्चे वाला सर उस इंसान के पास रहता जिसके लिए ये रिचुअल किया गया था तब तक वो एंटिटी उससे दूर रहती थी। अब वो लड़की बताती है कि अगर बचपन में वो रिचुअल ना हो या फिर उस गुड़िया का जिस्म और सर को जोड़ दिया जाए जो रिचुअल में इस्तेमाल हुआ था और तोड़ दिया गया था तो भी मेसू उस इंसान के पीछे उसकी हिफाजत करती रहती है। ये लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि इनकॉन के पीछे भी मेसू है। इन लोगों को लगता है कि जरूर इनकॉन ने खुद ही उस जिस्म और सर को जोड़ा होगा, इसीलिए वो इनकॉन का जब सामान चेक करते हैं तो इन्हें वो रिचुअल वाली डॉल मिल भी जाती है। एम की दोस्त अब थोड़ा सा डरती है और कहती है एम अब हमारे साथ क्या होगा? पर एम कहती है ये सारी बातें बकवास होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस सब के बाद ये लोग सो जाते हैं लेकिन सुबह होने पर एक बड़ी मुसीबत सामने आ जाती है। इनकॉन पूरे ऑर्फनेज से गायब थी। सब लोग पैनिक हो जाते हैं और प्रिंसिपल सभी को इनकॉन को ढूंढने का ऑर्डर देते हैं। इनकॉन की किस्मत बुरी थी, वो मिली भी तो किसको? एम को। अब एम और उसके दोस्त उसे वापस ऑर्फनेज ले जाने के बजाय उसे यहीं कुएं में ही धक्का दे देती हैं। फाइनली उनके सर से ये मुसीबत टल गई थी। एम अपनी फ्रेंड से कहती है अगर इसके साथ कोई कर्स भी हुआ तो इसी के साथ ही मर जाएगा। और ये कहने के बाद ये लोग ऑर्फनेज वापस आ जाते हैं पर हमें दिखाया जाता है कि इनकॉन उस कुएं में गिरने के बावजूद भी नहीं मरी थी। वो मदद के लिए चिल्लाती रही और उसकी आवाज़ उसी लड़के ने सुन ली जो लड़का उसे इस आइलैंड पर लेकर आया था। वो भी इनकॉन को ही ढूंढ रहा था सब लोगों की तरह। और अब कुएं में रस्सी डालकर वो इनकॉन को रेस्क्यू कर लेता है और ऑर्फनेज ले आता है। इनकॉन को जिंदा देखकर एम और उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं क्योंकि वो जानती थी कि अगर उनकी सच्चाई सब लोगों के सामने आई कि उन लोगों ने इनकॉन को मारने की कोशिश की थी तो सभी उन्हें बुरा समझने लगेंगे और हो सकता है उन्हें जेल में भी भेज दिया जाए। इसीलिए एम की फ्रेंड जल्दी से इनकॉन के पास आती है और उसे धमकी देते हुए कुछ भी बताने से मना करती है। पर इनकॉन अब इनसे नहीं डर रही थी। वो प्रिंसिपल को सब सच बता देती है कि किस तरह एम और उसके दोस्त ने उसे कुएं में धक्का दिया था। सच्चाई सबके सामने आने के बाद एम और उसके दोस्त सब लोगों से कहते हैं इनकॉन झूठ बोल रही है, उन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब क्योंकि प्रिंसिपल के पास भी कोई एविडेंस नहीं थे इसीलिए प्रिंसिपल भी कंफ्यूज हो जाती है कि किसको सजा दी जाए और अब वो इस मामले को अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती हैं। इस दौरान वो सबको धमकी भी देती हैं कि अगर कोई भी कसूरवार निकला तो वो उसे सख्त से सख्त सजा देंगी। इनकॉन का साथ देने वाली अच्छी लड़की अब इनकॉन को अंदर ले जाती है और उसकी बैंडेज वगैरह करती है और इनकॉन उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं नहीं जानती कि तुम भी उन्हीं लड़कियों के साथ मिली हुई हो? तो वो लड़की जवाब में कहती है इनकॉन मैं कुछ नहीं कर सकती, सालों तक मैं उसी जुल्म का शिकार रही जिस जुल्म का शिकार आज तुम हो और आज अगर मैं इस जुल्म से बच रही हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनका कहना मानती हूँ। मैं अब दोबारा तुम्हारे जैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। इस लड़की की बातें सुनकर इनकॉन भी दुखी हो जाती है और उसे अब अपने बचपन के फ्लैशबैक आते हैं। ये वो टाइम था जब इनकॉन बहुत ज़्यादा छोटी थी और गुम होकर जंगल में आ गई थी। उसे जंगल में एक जगह बहुत सारी डॉल्स मिली थी जिनके सर नहीं थे। ऐसे में ही उसे वो डॉल भी मिल गई
जो उसी के रिचुअल में इस्तेमाल की गई थी। इनकॉन ने जब उस डॉल को अपने पास मौजूद सर के साथ जोड़ा तो वो डॉल कंप्लीट हो गई। इनकॉन तो खुश हुई क्योंकि उसे एक खिलौना मिल गया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसे इस खिलौने के साथ एक एंटिटी का भी साथ मिला है। उसी दिन जंगल से गुजरने वाला एक कपल इनकॉन को जब किडनैप करने लगा तो अगले दिन गांव वालों को पता चला कि उस कपल की मौत हो गई है। फिर उस दिन के बाद से ही जो कोई भी इनकॉन को तंग करने की कोशिश करता उसका वही हाल होता जो पहले किडनैपर्स के साथ हुआ था। इसी वजह से लोग अब इनकॉन से दूर दूर रहने लगे थे। इसीलिए प्रेजेंट में तो इनकॉन उस लड़की का दुख समझ पा रही थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि अकेले रहने का दुख क्या होता है। अब इसी रात हमें दिखाया जाता है कि मेसू, जिसको पता था कि एम की ये दोस्त ने इनकॉन को कुएं में गिराया है, तो अब वो उससे इनकॉन का बदला लेने के लिए आ जाती है। रात को वो उसे बिस्तर से उठाकर तड़पा तड़पा कर गला दबाकर मार देते हैं। सुबह जब सब लोगों को उसकी लाश दिखती है तो सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उसके मरने को इनकॉन के साथ ही जोड़ देते हैं। पूरे ऑर्फनेज में डर फैल जाता है। सारी लड़कियां अब इनकॉन से दूर दूर रहने लगती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उन्होंने इनकॉन को तंग किया तो वो मारी जाएंगी। एम की तो हालत ही खराब थी। सबसे ज्यादा तंग तो एम ने ही किया हुआ था इनकॉन को, और अब वो जानती थी कि अगली शिकार वही होगी। अब की सारी खबरें जो इस ऑर्फनेज में फैल रही थी, वो जैसे ही प्रिंसिपल के पास आती हैं तो प्रिंसिपल को भी डर लगने लगता है और वो फैसला करती हैं कि वो इनकॉन को फौरन ही इस आइलैंड से भेज देंगी ताकि उनके ऑर्फनेज से ये डर का माहौल खत्म हो जाए। वो अब इस लड़के को यहाँ पर बुलाती हैं जिसके साथ इनकॉन इस आइलैंड पे आई थी। वो इस लड़की को जल्द से जल्द एक रेस्क्यू बोट बुलाने का ऑर्डर देती है और ये भी कह देती है कि वो इनकॉन को यहाँ से ले जाए। लड़की के जाने के बाद इनकॉन अब प्रिंसिपल के साथ इस ऑफिस में अकेली थी। प्रिंसिपल ने इनकॉन के पास्ट के बारे में पता चलाया था। वो जिस ऑर्फनेज में बचपन से रहा करती थी, एक दिन अचानक वहाँ पर बहुत सारे लोगों का मर्डर हो गया। पुलिस को कोई सुराग तक ना मिला कि किलर कौन है, लेकिन इनकॉन ही वहाँ पर जिंदा बची हुई थी। पुलिस को लगा कि ये सब कुछ इनकॉन ने किया होगा, लेकिन जब इनकॉन ने इस इल्जाम को मानने से इनकार कर दिया तभी उसे इस आइलैंड पर भेजने का ऑर्डर मिला था। यहाँ पर इनकॉन प्रिंसिपल को बताती है कि सच में मैंने उन लोगों को नहीं मारा था, लेकिन बचपन से जो मैंने वहाँ पर जिंदगी गुजारी थी वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थी। हर कोई मुझे बुली किया करता था। मुझे पता है कि मेरे दुख और दर्द ने उन सारे लोगों की जान ली। और आपको एक और बात बताऊं, मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि ऐसे बुरे लोगों को इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। इस मर्द पर प्रिंसिपल भी उसकी बातें सुनकर डर गई थी। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि इनकॉन के पिछले ऑर्फनेज की कहानी अब बाकी सारी लड़कियों को भी पता चल गई थी। एम, जो कि इनकॉन से नफरत करती थी लेकिन उस लड़के को पसंद करती थी जो इस आइलैंड पर आया हुआ था, वो अब नहीं चाहती थी कि इनकॉन इस लड़के के साथ इस आइलैंड से जाए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इनकॉन इस लड़के को भी नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन जब ये सारी बातें जाकर एम उस लड़के से कहती है तो वो लड़का एम की बातें मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि इनकॉन तो उसे मासूम सी लड़की लगी थी जिसे हमेशा हर कोई तंग ही करता था। इस लड़के के मुंह से इनकॉन के लिए अच्छी बातें सुनकर एम को अपने ऊपर ही तरस आने लगा और हमें उसका पास दिखाया गया। वो भी कोई बुरी या शरारती लड़की नहीं थी, वो भी ऐसे ही मासूम थी जैसे इनकॉन आज यहाँ आई थी, और उस पर भी बहुत जुल्म हुए, जिसके बाद मजबूरन उसे ऐसा बनना पड़ा। लेकिन अब तो वो बुरी हो चुकी थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो चुपचाप अब वो हॉस्टल में चली जाती है और रात होने पर उसे और भी खौफनाक चीजें दिखाई देने लगती हैं, और रात होने पर उसके साथ और भी खौफनाक चीजें होना शुरू हो जाती हैं। रात में एम के सामने अचानक से दरवाजा खुल जाता है और वो दिखती है कि एक लड़की हवा में लटक कर मर गई है। एम जोर से चिल्लाती है और शोर सुनकर सभी यहाँ आ जाते हैं। इस लड़की के मरने से सब लोग घबरा गए थे, जबकि दूसरी तरफ प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक तरफ तो वो सोच रही थी कि इनकॉन को निकाल कर हॉस्टल की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें फौरन से मिलिट्री का एक मैसेज मिल गया, जिस मैसेज में लिखा था कि इनकॉन को यहाँ पर रखना और उसे सुधारना सबसे बड़ा मिशन है यहाँ की प्रिंसिपल के लिए, और अगर वो ऐसा ना कर पाई तो इस ऑर्फनेज को दोबारा मिलिट्री के अंडर ले लिया जाएगा। इनकॉन तो इनके गले की हड्डी बन गई थी। प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि वो इनकॉन को ही मार देंगी ताकि वो इस मुसीबत से तो बाहर निकले। इसीलिए रात होते ही वो इनकॉन को मारने के लिए उसके बेड पर जाती हैं और बार बार स्टैब करके उसे मार देती हैं। और जब अपने ऑफिस वापस आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनकॉन तो उनके ऑफिस में खड़ी थी और वहाँ वो किसी और लड़की को मार आई थी। ये देखकर उन्हें गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से दोबारा इनकॉन पर हमला करने की जब कोशिश करती हैं तो इनकॉन उनका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन चाकू इनकॉन के हाथ पर एक छोटा सा कट लगा देता है। जैसे ही इनकॉन को चोट लगती है तो फौरन यहाँ पर इनकॉन की गार्डियन सोल येंसू आ जाती है इनकॉन का बदला लेने के लिए, और वो अपनी ताकत से प्रिंसिपल के ही हाथ के चाकू से उन्हीं को मरवा देती है।
इस सब के बाद इनक्वान यहाँ से निकल कर चली जाती है उस लड़के के पास जिसके साथ वो यहाँ आई थी। वो लड़का इनक्वान को जख्मी देखकर उसे पट्टी बांधता है, जबकि ऑर्फनेज में प्रिंसिपल के मरने की खबर से ऑर्फनेज में अफरा तफरी मच जाती है। सबको इनक्वान के रिचुअल का और उसकी डॉल के बारे में तो पता था, इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि इन सारी चीजों को रोकने के लिए ये लोग इनक्वान की डॉल को ही तोड़ देंगे, जिससे इनक्वान के साथ जुड़ी वो गार्डियन सोल यानी मेसो उससे अलग हो जाएगी। लेकिन 1000 कोशिश करने के बावजूद भी इनसे वो डॉल नहीं टूटती। इतने में ही अब इन सब के पास वो लड़का आ जाता है। पता चलता है कि उस लड़के को भी अब इन सब की बातों पर और इनक्वान की सच्चाई पर यकीन होने लगा था, क्योंकि जब वो इनक्वान की पट्टी कर रहा था तभी इनक्वान के मुंह से प्रिंसिपल के मरने की खबर निकल गई थी। वो अब सब लोगों से कहता है कि हमें इन सारी चीज़ों से बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। और इतने में ही इनक्वान यहाँ पर आ जाती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये लड़का इनक्वान को लाइट हाउस में बंद करके रहा था, लेकिन इसमें ज़्यादा सोचने की बात थी ही नहीं। मेसू ने ही उसे वहाँ से आज़ाद करवा दिया था। वो अब इन सबको कहते हैं, मैं जितना चाहती थी कि मैं अच्छा बनकर रहूं, एक नई जिंदगी शुरू करूं, तुम सब ने मेरी लाइफ बिल्कुल पहले जैसी ही बना दी और अब मैं तुम सबको भी मरवा दूंगी। उसकी ये बातें सुनकर लड़का उसे समझाता है, इनक्वान ऐसा नहीं करोगे तुम, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम यहाँ पर नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आए थे और हम सब उसमें तुम्हारी मदद करेंगे। उसकी ये बातें सुनकर इनक्वान का गुस्सा ठंडा होता भी है, लेकिन इतने में ही पीछे से एक लड़की डर के मारे इनक्वान के ऊपर हमला कर देती है, एक शीशे का गिलास उसके सर पर फेंकते हुए। इनक्वान को चोट लगने की वजह से यहाँ पर दोबारा मेसू आ जाती है सबके सामने और उसे देखकर सब डर जाते हैं। मेसू एक ही बार में उस लड़की का गला उसके जिस्म से अलग कर देती है और सारे डर कर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। इनक्वान तो एम के पीछे गई थी क्योंकि अब उसे एम को ये महसूस करवाना था कि जब बुली होते हैं तो कैसा लगता है। यहाँ वो अच्छी लड़की जो हमेशा से इनक्वान का साथ दिया करती थी, वो उसे समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर गुस्से में इनक्वान उस लड़की को ही मार देती है और अब एम के साथ लड़ना शुरू कर देती है। ये लोग लड़ते लड़ते लाइट हाउस की ग्रिल तक आ जाते हैं और ग्रिल के टूटने पर ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। ये लोग काफी ऊंचाई से गिरे थे, इसीलिए दोनों ही बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो तकरीबन सुबह हो रही थी। यहाँ पर इन दोनों की दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन एम अब इस लड़की को नहीं मारती क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने इनक्वान को मार दिया तो मेसू आकर उसे मार देगी। वो अब इनक्वान को उसके हाल पर छोड़ने का फैसला करती है और तभी उसे दूर से एक शिप आती भी दिखाई देती है। ये देखकर तो वो खुश हो गई थी क्योंकि उसे पता था कि शिप वाले या तो इनक्वान को ले जाएंगे या इन सारी लड़कियों को ले जाएंगे, लेकिन इनक्वान ऐसा नहीं चाहती थी कि ये लड़की बचकर चली जाए। लड़ने के बाद गिरने की वजह से हिम्मत तो उसमें इतनी थी नहीं कि वो उठकर एम को मार दे, लेकिन वो चाहती थी कि किसी तरह से यहाँ पर मेसू आए और वो आकर इसको ख़त्म कर दे। मेसू को बुलाने के लिए वो अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से खुद पर ही हमला कर देती है और इस तरह इनक्वान का डर महसूस करके मेसू यहाँ आती तो है, लेकिन अब वो एम को नहीं बल्कि इनक्वान को ही उल्टा मारने लग जाती है क्योंकि अब की बार इनक्वान ने खुद को ही नुकसान पहुंचाया था। मेसू अब यहाँ पर इनक्वान को मार देती है और इनक्वान के मरने के साथ उसका ये कर्ज खत्म हो जाता है। इनक्वान के मरने के फौरन बाद यहाँ पर मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं और पता चलता है कि जो शिप दूर से आता दिखाई दिया था वो मिलिट्री वालों का ही था। ये लोग यहाँ पर आके बहुत सी डेड बॉडीज देखते हैं और एम को ही इन सारे लोगों के मर्डर का जिम्मेदार मानने लगते हैं क्योंकि इस टाइम एम का ही हुलिया खराब था और इसी के हाथों पर खून लगा हुआ था। एम इन सबको समझाने की कोशिश करती है कि ये सब मैंने नहीं, ये सब इनक्वान ने किया है, लेकिन यहाँ पर जब मिलिट्री वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सारी लड़कियाँ इनक्वान को जानने से ही इनकार कर देती हैं क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अगर उन्होंने अभी भी इनक्वान के लिए गवाही दी तो मेसू कहीं उन्हें ना मार दे। इस तरह एम को इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार बनाते हुए मिलिट्री वाले उसे जेल में डालने के लिए ले जाते हैं और ऐसे बेचारी एम को उसके ना किए गए गुनाहों की सज़ा मिलती है। और बस इसी तरह ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।